मॉर्निंग में इतना कम क्यों हो रहा है, 5 से 6 के टाइम में ज्वाइनिंग, वो भी मैं जानना चाहती हूँ। बल्कि 3 से 6 का टाइम जो था वो डीप टाइम था, तो भी सब लोग मतलब अच्छे से जुड़ रहे थे। और 5 to 6 जो एक नॉर्मल टाइम है उसमें 4-5% ही जुड़ पा रहे हैं। शंका मैडम का चल रहा है आज। हाँ मैम। मैम वही कर रहे हैं आजकल चंपा मैम का ना, वो सिर्फ एक हफ्ते का ही है। मॉर्निंग में होता है वो। हाँ जी, 5 से 6 आत्मा 5 से 6 ज्ञान। हाँ, 5 to 6 आत्मा ज्ञान। क्या है? आत्मज्ञान। हाँ जी, बहुत अच्छा करवा रही हैं वो। 5 से 6 आज 4 दिन हो गए, 3-4 दिन और हैं बस। 23 तक है शायद। ओके ओके। पर ध्यान तो करते हैं उस टाइम, खाली तो नहीं बैठते। वो ध्यान उधर भी रहता है, दोनों तरफ टांग फंसी रहती है। वही मुझे रीजन पता चलना चाहिए ना कि क्या रीजन है। हाँ, टाइमिंग नहीं का फिर लास्ट में मैंने हम लगाया था एडजस्ट थोड़ी करें। देर। तो फिर लास्ट में दैट थोड़ी मीन्स देर अभी लगाया था। मैं मॉर्निंग की वो स्टार्ट ना करूँ ना, तो हाँ, बस 2-4 दिन रुक जाओ, सिर्फ 2-4 दिन और। मॉर्निंग की मैं स्टार्ट करूँ। हाँ। मैम आज मॉर्निंग मेडिटेशन में आप थे ना? आत्म वंदन मैम। आत्मनंदन। यस मैम। एक्चुअली मैम मैं ना सुबह 3 बजे ही बैठ रही हूँ, तो मैं 5 साढ़े तभी मैं क्विट कर जाती हूँ, लास्ट में आके पौने 6 तक मैं मुझे नींद आने लग जाती है, मैं सो जाती ओके, 3 से 6 ही हूँ कर रही क्योंकि हूँ। हाँ, क्योंकि मैं 3 बजे से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है। 12-11 से बजे किसके पास होता है टाइम प्रॉपर? एक हफ्ते के लिए कुछ स्टार्ट करें तो मॉर्निंग 11 बजे के करीब, या फिर रात को। कौन कौन कर सकता है? रात को कितने बजे मैम? 11 बजे। रात को 11 बजे। रात का मैं कर सकती हूँ मैम। करवा सकते हो, रात का करवा सकते हो। रात का ही करवा दो। मॉर्निंग तो चलेगा ही, ये 5 to 6 तो चलेगा ही। जब आप लोग फ्री हो हाँ जी। जाओगे तो हम एक्सरसाइजेस वगैरह तभी स्टार्ट करेंगे, उससे पहले स्टार्ट नहीं करेंगे। और क्या नाम, रात को मुझे एक हफ्ते के लिए अब कुछ क्लासेस लेनी है थोड़ा सा, तो उसके लिए मुझे पूछना था रात का टाइम कौन सा वाला सूट 11 बैठ बजे गया। रात को कर लो। 11 बजे रात को वाला 11 बजे कर लो। ओके ओके। सभी एग्री हैं इस टाइम पे? सभी बताएं। एग्री है। 11 बजे वाला। नहीं, मैं तो रात को मैम मेरे को तो 10 बजे नींद आनी शुरू हो जाती है, दिन में क्योंकि मैं नहीं सोते? सुबह सुबह उठती हूँ ना, मतलब दिन में रूटीन नहीं सोती बनी। हो तुम? मैं दिन में नहीं सोती। ओके। और नमस्ते मैम। मैम मैं रेडी हूँ। ओके, मंजू जी आप भी बताओ, रेखा गुप्ता आप भी बताओ। 2 4 6 7, 7 में से लीना जी रेडी हैं, सुलक्षणा भी रेडी है 2, प्रिया 3, संतोष जी 4। लक्ष्मी भी कर लेगी मैम, लक्ष्मी भी कर लेगी रात को। ओके। और 11 है ना मैम? ठीक है मैम, वो टाइम तो अपना है, उसमें तो किसी का हक नहीं है, उसमें हमारा हाँ अपना जी। हक है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैम, बताओ क्या पूछ रहे थे? रात के लिए एक हफ्ते के लिए मेडिटेशन स्टार्ट करना है, तो कौन कौन रेडी है?
कर लेंगे मैम, टाइम बताओ। 11 से 12। हाँ, कर लूंगी। 11 बजे का टाइम ही रख रही हूँ इसीलिए क्योंकि सबका खाने वाने का जो अलग अलग टाइम रहता है। 7 बजे से लेके 11 बजे तक किसी का कोई टाइम रहता है खाने का, किसी का कोई टाइम रहता है तो। हाँ जी मैम, बिल्कुल हम्म। यस है मेरी तो। ओके ओके, ठीक है। 5-6 ये भी हैं, ओके बाकी है, है। मेरा भी ओके है। ओके ओके, ठीक है। क्योंकि आज से गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हुई है तो जब तक नवरात्रि चलेगी तब तक हम ये 1 हफ्ते का नवमी तक करेंगे, ठीक है। सुबह भी आपने यही करवाया था ना देवी माँ पे? हाँ, आज इनवाइट किया था मैंने, बट मैं आज बहुत डीप चली गई थी, बहुत ज्यादा डीप चली गई थी। क्योंकि आपने लास्ट में एक सेकंड में बंद कर दिया, जिसने हाँ, बैठना बैठे, ट्रांस मैं जा में रही जैसे हो बैठे, बस जाता ना, वही कुछ ऐसी सुनूंगी। सिचुएशन आई हाँ, थॉट हुई है आज मेरी। तो मैं फिर अच्छा। से इसीलिए आज से स्टार्ट करूंगी, आज से ही स्टार्ट करूंगी क्योंकि आज फर्स्ट नवरात्रि है, गुप्त नवरात्रि। हम्म, तो आज से ही स्टार्ट करूंगी, ठीक है। माँ तो अब दिन में पूरा दिन ही रहेंगी, जब भी कनेक्ट होंगे तभी होगा। ठीक है। और इवनिंग में सब लोग जब ज्वाइन करेंगे 5 से 6, तो मैं चाहती हूँ कि आज सब एक एक दिया जलाएंगे। अच्छा, यस, ठीक है। और डेली एक दिया जरूर जलाएंगे हम, 9 दिन। वो ज्योत दिया वाला जला हमारे सकते हैं अंदर ना? की, हाँ, हमारे अंदर की जो देवी है वो जागृत करने के लिए जलाएंगे, ठीक है। तो उस दिए को और अपने साथ में अगर थोड़ा बहुत कोई फ्रेग्रेंस हो तो उसमें वो असेंशनल ऑयल आते हैं, कोई भी अगर हाँ आपके जी, पास हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो कोई फ्लावर भी रख सकते हैं। ये दो ठीक चीजों है। को हम साथ रख के बैठेंगे। पानी तो हमें रखना ही है जब भी मेडिटेशन करने बैठेंगे। और अगर कोई स्टोन हो तो एक स्टोन भी लेकर बैठेंगे। ठीक है। आसपास आपके पास कोई क्रिस्टल है तो क्रिस्टल ले ले, स्टोन है तो स्टोन ले ले। ओके। स्टोन यानी नॉर्मल स्टोन क्या मैम? हाँ, नॉर्मल स्टोन अपना जो यस यस, कोई अपन भी एक बोलते नॉर्मल स्टोन रख सकते हैं आप, उसे वॉश करके रख लीजिएगा। एंड हैं। अगर आपके पास कोई असेंशनल ऑयल ना हो दिए में डालने के लिए, वैसे तो अगर हो तो आप दिए में घी घी के दिए में वो ऐड कर लेना, ना हो तो फिर एक अगरबत्ती या धूप जला लेना। हम तिल का तेल जलाते हैं, ठीक है वो? खुशबू नहीं है वो, खुशबूदार नहीं है तिल का तेल, वैसे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिया किसी भी हम्म, चीज का जला सकते हैं आप, ठीक पर है। फ्रेग्रेंस साथ चाहिए अगरबत्ती अपने जला को, हाँ, लेंगे। थोड़ी सी ठीक है, फ्रेग्रेंस, अगरबत्ती। खुशबू चाहिए अपने को वहां पर। तो वी ठीक। ऐड फ्रेग्रेंस थ्रू धूप, अगरबत्ती और असेंशनल ऑयल, कुछ भी आपके पास हो, या फ्लावर, नेचुरल फ्लावर, कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो सकता हो वो लेके बैठेंगे। अब हम रात को डेली, आज का हम इवनिंग में भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, रात को करते हैं। रात को ध्यान शुरू कर रहे हैं तो रात को ही करते हैं, ठीक है। क्या बता रहे हो मैडम? दीवा जाए खुशबू, क्या कह रहे हो आप ये? मैं ये बता रही हूँ कि हम जो रात का ध्यान शुरू कर रहे हैं, नवरात्रि ध्यान, तो अपनी अंदर की दिव्यता को जागृत करने के लिए, तो अब इस समय पर सूर्य की ऊर्जाओं को भी बहुत हायर लेवल पे, मॉर्निंग में सब नहा धोकर नहीं बैठ सकते, इसी वजह से मैं इसको रात को ले रही हूँ। अच्छा, तो कोशिश तो दिन करेंगे कि में 5 से 6 में रात मैडम, को 11 से 12, रात के 11 से 12। क्योंकि हम 5 से 6 वाले में वो चीज एडिंग नहीं कर सकते हैं, सभी ज्वाइन नहीं करते उस टाइम पे, बहुत कम अच्छा, पार्टिसिपेंट होते हैं। रात चलो। को सब रेडी हैं उस ध्यान को करने के लिए, तो ये करेंगे सभी, ठीक है। मेरे ख्याल से सारे तत्व आ गए, पृथ्वी तत्व भी आ गया, हाँ जी। और अग्नि भी आ गई, जल भी आ गया, वायु भी आ गई, और उसमें आकाश तत्व जो है वो फ्रेग्रेंस को करेगा। तो आप सबको वो लेके बैठना है, ठीक है। मैंने सामान बता दिया है, तो आपके पास टाइम है शाम का, आप आराम से अरेंज वायु करके तत्व फ्रेग्रेंस का है ना मैम? हैं। फ्रेग्रेंस वायु तत्व का है।
ये आकाश और वायु तत्व दोनों में उड़ के जाती कहाँ है ये दोनों। तो जो वायु तत्व से कनेक्टेड होगा वो, जो वैसे हमारा दिए की जो प्रकाश है वो उसका जो फाइनल मर्ज होता है वो भी आकाश में ही होता है। वैसे तो सभी के अंदर फायर और आकाश तत्व होता ही है। हाँ ठीक है ना। हमारी हाँ। हर इच्छा कहाँ जाती है? आकाश में। आकाश में। मूलाधार से संबंधित है, हमारी हर इच्छा आकाश में ही जाती है। पर और हर इच्छा में फायर भी होती है। तो हम ऐसा कहते हैं कि ये सिर्फ पृथ्वी तत्व है, ये सिर्फ वायु तत्व है। पर मेरे ये पापा बात हमेशा ध्यान रखें कि जब कोई भी एक तत्व पे काम हो रहा है तो वो पांचों तत्व कनेक्टेड होते हैं हमेशा, क्योंकि हर तत्व में हर चीज एडेड होती है। जी ठीक है। ठीक है। ठीक है मैम, हाँ समझ में आया। रात को मैडम दीवा और अगरबत्ती जला के बैठना है। एक दिया, एक छोटा सा कोई भी स्टोन, पत्थर या क्रिस्टल जो भी आपके पास हो, ये पांचों तत्वों से कनेक्टेड होंगे। तो हम अपने पूरे चक्रास पे काम करेंगे फिर से। ठीक है। हाँ जी। और क्या क्या बताया है प्लीज इनको बताइए, मेरे को अभी याद भी नहीं है। एक स्टोन, एक दिया, एक पानी, धूप अगरबत्ती, यही का है। कुछ भी एक चीज जला पानी लीजिए। पानी पानी पानी, पानी तो पीने के लिए आपको, मतलब वैसे भी उस पानी का हमें यूज पीने के लिए ही करना है, तो हम उसे लेकर ही बैठेंगे। और मॉर्निंग में भी अब 21 दिन के लिए मैं कुछ 5 to 6 में ऐड ऑन कर रही हूँ 2-3 चीजों को। तो सब लोग ज्वाइन कीजिएगा, जिससे सूर्य की ऊर्जाओं को हम और पवन पुत्र की ऊर्जाओं को हम बहुत अच्छे से ले पाएंगे। तो उसको भी मैं ऐड ऑन कर रही हूँ। मॉर्निंग में भी हमारा कुछ अलग जाने वाला है, तो ये वो भी उम्मीद है 11 या 21 दिन का हो सकता है कंटिन्यू। तो जैसे हमारा अगर एक्सरसाइज स्टार्ट भी हो जाएगा तो जो हमारा मेडिटेशन टाइमिंग होगा उसके अंदर वो ऐड ऑन होता रहेगा। ठीक है। तो कल से स्टार्ट हो जाएगा, वो 21 दिन का रहेगा। और ये जो रात्रि ध्यान हम शुरू कर रहे हैं ये हमारा 9 दिन का रहेगा, ठीक है रात मैडम। का। ठीक है। एक्सरसाइज शुरू कर दो मैडम। अब कैसे करूं बताओ? सब लोग भाग जाते हैं, 3-4 बंदों के लिए तो नहीं हो पाएगा ना। नहीं जी नहीं, इसको 3-4 के लिए तो नहीं होगा जिस हाँ, तरह 3-4 के लिए तो नहीं हो पाएगा ना। अब आजकल ज्वाइन कितने कर रहे हैं आप लोग खुद ही देख रहे हो, 4 या 5, इससे ऊपर कोई ज्वाइन कर रहा है सुबह? अच्छा जी। हाँ, तो कम से कम भी 10 से 11 बंदे तो मुझे चाहिए। हाँ जी हाँ जी। मैं सोचूं वहाँ 4 से 5 एक्सरसाइज होगा, 5 तो अच्छा ध्यान हो जावे जी। हाँ बिल्कुल, वो होगा, पर जब सब रेडी हो जाएंगे तभी होगा। तो हम अब एक आत्मा की यात्रा के ऊपर चलते हैं, जिसमें हमारा अध्याय 4 पेज 27 चल रहा है। मैंने पीडीएफ सेंड की हुई है, अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पीडीएफ से भी रीडिंग कर सकते हैं। मुझे एक आत्मा की यात्रा, मुझे जो निर्देश दिए गए थे उसमें एक बात यह भी थी कि मैं गत रात्रि की सब घटनाओं को लिख लूं। सुनने में तो बहुत सरल बात लगती है, पर असलियत में इसे करना इतना आसान नहीं था। खैर, हमारा प्रयोग बहुत सफल रहा। कह नहीं सकता कि सब कुछ याद रहा या नहीं। मेरे गुरु आज यहाँ आने पर मुझे बताएंगे, पर मुझे पता है कि मुझे इतना कुछ स्पष्ट याद था कि मुझे अपने विचारों से जूझना पड़ा ताकि मैं केवल जरूरी बात लिख सकूं। अंधेरी रात थी। मैं आचार्य के निर्देशानुसार 9:45 यानी 9:45 बजे बिस्तर पर पहुंच गया। दवा की गोली भी ले ली और इस कल्पना पर अपना ध्यान केंद्रित किया कि मैं अपने बिस्तर के ऊपर लगे दर्पण में क्या देख पाऊंगा। बिस्तर के पास ही एक फ्रेंच क्लॉक रखी थी। मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि इसे मैंने कैम्ब्रिज में पढ़ते समय एक निर्धन विद्यार्थी की हैसियत से काफी पैसा देकर खरीदा था। इसमें हर आधे घंटे और हर पूरे घंटे पर हल्की सी टनटनाहट होती है और इससे मेरी नींद में कभी व्यवधान नहीं पड़ता। मैंने 9:45 का घंटा तो सुना था, तब मैंने गोली ली थी, पर जब 10 बजे का घंटा बजना शुरू हुआ तब मुझे अपने शरीर के भीतर कुछ अजीब सी अनुभूति होने लगी। ऐसा लगा जैसे अंदर कुछ ढीला हो गया हो और कुछ खिसक रहा है।
जो वास्तव में मेरे भौतिक शरीर से खुद के ही बाहर निकल जाने की अनुभूति थी। जिस समय 10 का आखिरी घंटा बजा, मैं शरीर से बाहर निकल चुका था और हवा में लटकते हुए पलंग पर पड़े अपने ही शरीर को देख रहा था। यह बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा मुझे बताया गया था। मैं फर्श पर भी नहीं खड़ा था, बल्कि उससे 1 फुट ऊपर था। यह मुझे स्वयं को भी बाद में पता लगा, जब मुझे यह एहसास हुआ कि मैं सचमुच शरीर से बाहर हूँ। मेरा हृदय जोर से धड़कने लगा, पर मुझे पता नहीं कि मैं सचमुच डर गया था या नहीं, पर यह पक्का है कि मैं वापस शरीर में जाना नहीं चाह रहा था। यह कहना कि मैं हैरान था तो बात को हल्के में ले लेना होगा। मैं बहुत उत्साहित था, बहुत प्रसन्न भी था। कुछ डर था, अनजाना सा डर, और कुछ अजीब सा होने का डर, मिला-जुला सा डर था। एकाएक मुझे लगा कि दिन जैसा प्रकाश है। पहली बार उस रोशनी को देखा जो सूक्ष्म स्तर पर हर जगह हर समय रहती है। उस वक्त तो इतना ध्यान से नहीं देख समझ पाया, पर बाद में लगा इसका रंग सलेटी नीला सा था, बिल्कुल ऐसे जैसे प्रभात होने पर हल्की सी रोशनी होती है, जिसमें कमरे की हर चीज कुछ कुछ साफ दिखाई देने लगती है। मुझे अपने पीछे हल्की सी हंसने की आवाज सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर मैं चौंका तो नहीं। मैंने मुड़कर देखा, चार्ल्स खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने उसे आखिरी बार देखा था। मुझे हैरान देखकर उसे मजा आ रहा था। मेरे उस अविश्वास भरे भाव को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई थी, और वही चिर परिचित रेखाएं उसके चेहरे पर फैल गई थी, जिनसे मैं पूरी तरह वाकिफ था। मैंने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और लगा कि उसके हाथ का बंधन उतना ही मजबूत और असली है जैसा हमेशा हुआ करता था। मेरा भारतीय मित्र, जिसे मैंने अब तक नहीं देखा था, जो कमरे में ही विद्यमान था, बोला, हाँ, यह वही असली चार्ल्स है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था। तुम भी इस समय उसी प्रकार के शरीर में हो जिसमें चार्ल्स है, इसलिए वह तुम्हारे लिए उतना ही वास्तविक है जितने तुम उसके लिए हो। चार्ल्स को देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने 1-2 मिनट तक उसके साथ हाथ मिलाना बंद ही नहीं किया। फिर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखे और तसल्ली कर ली कि हाँ, वह असली है, पूरे वास्तविक रूप में। मुझे यह समझना मुश्किल लगा कि सूक्ष्म शरीर बिल्कुल भौतिक शरीर जैसा है, फिर भी उसमें ना मांस है ना अस्थियां। खैर, मेरे सामने जीता जागता चार्ल्स खड़ा था और मेरे लिए यही काफी था। मैंने उससे अनगिनत सवाल कर डाले, वैसे ही जैसे कोई भी व्यक्ति अपने किसी प्रियजन के बहुत समय मिलने पर सामान्यतः करता है। मैं जानना चाहता था वह कैसा है, क्या करता है, प्रसन्न है या नहीं, आदि। जैसे ही उसे बोलने का मौका मिला, उसने कहा, घबराओ नहीं, मैं ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ, खुद ही देख लो। उसने अब भी एयरफोर्स की यूनिफॉर्म ही पहन रखी थी। मैंने उससे चुटकी ली तो उसने कहा, अरे वो पहनी तो है, मैंने ध्यान नहीं दिया क्या पहना हुआ है। तब मेरे भारतीय मित्र ने बताया कि मैंने चार्ल्स को आज भी यूनिफॉर्म में इसलिए देखा क्योंकि उसने तब भी यूनिफॉर्म ही पहनी हुई थी जब मैंने उसे अंतिम बार देखा था। शायद इसलिए मैंने अपने मन में जो विचार रूप बनाया था, उसके अनुरूप ही उस प्लास्टिक सूक्ष्म तत्व ने वही रूप धारण कर लिया था। यह भी उसने बताया कि यदि चार्ल्स ने अपनी पोशाक के बारे में सोचा भी होता, तो भी मैं उसे उसी प्रकार के कपड़ों में नहीं देख पाता जो उसने सोचे होते। यदि वह मुझे इस बारे में बताता, तो मैं उसे उसी रूप में देख पाने की कल्पना करता। मेरी वॉल्यूम ठीक आ रही है क्या? हाँ मैम, ठीक है, अच्छी है। मेरे भारतीय मित्र ने तब मुझसे पूछा कि अब क्या करना है। चार्ल्स ने सलाह दी कि पहले खाना खा लिया जाए, और मुझसे पूछा कि क्या हम ट्रोकैडो ग्रिल चलें। यह हमारी बहुत पसंदीदा जगह थी जब वो फिजिकल बॉडी में रहते थे। जब हम इंग्लैंड में साथ रहते थे, मैंने छूटते ही हाँ तो कह दिया, फिर सोचा कि यह कैसे संभव है। फिर लगा चार्ल्स तो जीवित है, तो फिर मुश्किल क्या है, चलो फिर चलते हैं, चार्ल्स ने कहा और कमरे से बाहर निकलने लगा। मैंने कमरे का दरवाजा खोलना चाहा तो तुरंत चार्ल्स ने मेरी टांग खींचनी शुरू कर दी। उसने स्पष्ट किया कि मुझे अब बंद दरवाजे के बीच से ही निकल जाने का अभ्यस्त होना होगा। अब दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर में थे। खोलने की जरूरत नहीं लगा तो बहुत अजीब, पर मैंने देखा बात सच थी। दरवाजे ने मेरे बाहर निकलने में कोई अवरोध प्रस्तुत नहीं किया। मेरा शयन कक्ष ऊपर की ओर मंजिल पर है। बाहर निकलकर मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। मैंने देखा चार्ल्स जो मेरे आगे चल रहा था, उसने सीढ़ियों का इस्तेमाल ही नहीं किया। वह तो बस हवा में तैरता हुआ नीचे चला गया, सीढ़ियों से लगभग 1-2 फुट हवा में ऊपर। मैंने पाया कि मैं भी ऐसा कर सकता था। यह हवा में तैरने पर बड़ी अजीब सी संवेदना हुई।
परंतु गुरुत्वाकर्षण शक्ति का वह अभाव जिसकी हमें आदत है हमारे लिए लाभप्रद साबित हुआ और तुरंत हमें उसकी आदत भी हो गई। हम बहुत तेज गति से चले। मैं चार्ल्स के करीब था और दूसरी ओर मेरा भारतीय मित्र था। मैंने चार्ल्स से पूछा कि उसे कैसे इंग्लैंड जाने का रास्ता पता चलेगा। इस पर उसने उत्तर में कहा कि तुम्हें भी जल्दी ही पता चल जाएगा। हम बंदरगाह के ऊपर से गुजर गए, समुद्र से लगभग 10 गज ऊपर से। मैंने चारों ओर देखा। कोलंबो की बिजलियां तेजी से दूर होती चली जा रही थी। फिर कुछ देर के लिए लगा कि हम शायद कहीं भी नहीं जा रहे, रुके हुए ही हैं। असल में हम कहाँ से निकल रहे थे इसे पहचान पाना मुश्किल था, क्योंकि जैसे ही एक जगह दिखती हम उसे पार करके आगे जा चुके होते। इस सत्य के अतिरिक्त इस अद्भुत गति का अंदाजा लगाना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि मुंह पर सामने से कोई तेज हवा भी नहीं लग रही थी। जैसा भौतिक जगत में तेज गति से चलने पर होता है, सामने से कोई रुकावट भी महसूस नहीं हो रही थी। पर बाद में पता चला कि रुकावट थी भी नहीं, क्योंकि सूक्ष्म तत्व इतना सूक्ष्म होता है कि उसके बीच से गुजर जाने में भौतिक जगत की सामान्य गति में कोई अंतर ही नहीं जान पड़ता। जितनी देर में मैंने यह सब वर्णन किया, लगभग उतने ही समय में हमने जमीन पर पांव रखे। चार्ल्स ने बताया कि यह पुराना इंग्लैंड था। उसने बताया कि हम बिल्कुल सीधे वहां पहुंच गए थे। रास्ता बदलने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। जमीन अथवा जल दोनों पर बराबर आसानी से चला जा सकता था। जब हम गति धीमी करके डोवर के ऊपर पहुंचे, मैं इंग्लैंड को पहचान गया था। मैं अपनी गति की सहजता से बहुत प्रभावित था। इसे साधारण भाषा में बताना कठिन है, परंतु यदि आप कल्पना करें कि आप इच्छानुसार तेज गति से यात्रा कर सकें और वह भी सिर्फ सोचने भर से, तो आपको कैसा लगेगा। जमीन के समीप पहुंचने से जरा पहले हम थोड़ा अधिक ऊंचाई पर उड़ रहे थे और अब हम लंदन के सबसे ऊंचे घरों से केवल कुछ गज ऊंचे ही उड़ रहे थे। हमने सिलोन को 10 बजे के तुरंत बाद छोड़ा था। यह इंग्लैंड के शाम 5:30 बजे का समय था। हाइड पार्क के ऊपर पहुंचकर हम सड़क पर उतर आए। वहां अभी दिन का समय था, क्योंकि बिजलियां अभी नहीं दिख रही थी, परंतु सूक्ष्म जगत की रोशनी यहाँ भी वैसी ही थी जैसी पूर्वी देशों में होती है, जहां इस समय रात हो चुकी थी। मैंने जब यह बात कही तो मुझे बताया गया कि सूक्ष्म शरीर को आराम की कोई आवश्यकता नहीं होती, ना ही सूक्ष्म जगत में रात और दिन होते हैं। दोनों जगतों में यह पहला रोचक अंतर था, तो जो मुझ पर प्रभाव छोड़ गया। चार्ल्स ने सुझाव दिया कि शायद मैं ऑक्सफोर्ड या रिजेंट स्ट्रीट के साथ साथ चलना चाहूंगा, ताकि देख सकूं कि सूक्ष्म शरीर में चलना कैसा लगता है। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट 1939 में महायुद्ध के आरंभ होने के पहले से अब तक मैं जहां नहीं गया था के साथ साथ चलना मुझे बहुत पहेलीदार और उलझन भरा लगा। सड़क लोगों से खचाखच भरी थी, जैसा कि दिन के इस समय पर उम्मीद की जा सकती है। पटरियों पर भी भीड़ थी, पर इससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता था, क्योंकि हम तो लोगों के भौतिक शरीरों के आर पार निकल जाते थे, जो विपरीत दिशा से भी आ रहे थे। यह कहना पूरी तरह ठीक नहीं होगा कि हमें पता नहीं था कि हम उनके शरीर के बीच से निकलकर दूसरी तरफ जा रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम कोहरे के एक बादल के बीच से निकल रहे हैं। पल भर को हम उसमें घिर जाते और फिर पार निकल जाते और हमारे चारों ओर सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता। उस कोहरे ने हमारी प्रगति में कोई बाधा उपस्थित नहीं की, पर हमें उसके होने का पता जरूर चला। इसी तरह अन्य लोगों के संपर्क में आने पर हमें उनके सूक्ष्म शरीर का भी एहसास हुआ, यद्यपि उससे हमारे मार्ग में कोई बाधा नहीं आई। दुनिया में रहते हुए मैंने कई बार लोगों को कंधा उचकाकर मजाक में यह कहते सुना है कि कोई अपनी कब्र के ऊपर चल रहा था। अब मुझे मालूम है कि उसने यह अनुभूति तब की होगी जब कोई भौतिक शरीर किसी सूक्ष्म शरीर के संपर्क में आया होगा। सूक्ष्म शरीर तो बहुत सूक्ष्म होता है, और जब भौतिक शरीर उससे होकर निकलता है तो उस पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। मैंने सोचा मेरे भारतीय मित्र को यहाँ पर अपनी पूर्वी वेशभूषा में अजीब लगेगा,
पर उसने मुझे बताया कि वह अपने कपड़े बदल चुका है। मुझे तो उसके कपड़े बदलने का कुछ पता ही नहीं था, पर जब मैंने उधर देखा तो पता चला अब उसके सिर पर पगड़ी नहीं थी। उसकी त्वचा का रंग भी हमारी त्वचा के रंग जैसा ही गोरा था। वह भारतीय छात्रों जैसा ही लग रहा था जो अक्सर लंदन में दिखाई देते हैं। मैंने उसे उसी रूप में देखा जैसा उसने अपने को कल्पित किया था, इमेजिन, कल्पित। उसने स्पष्ट किया कि यहाँ कोई भी कभी भी अपने कपड़े बदल लेता है, क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार ऐसे परिवर्तन जरूरी हो जाते हैं और प्लास्टिक सूक्ष्म शरीर तुरंत विचार का अनुसरण कर लेता है। मैंने कहा कि मैं सेल्फ्रिजिस में घूमना चाहूंगा, जहां से हम उस समय निकल रहे थे। किसी ने आपत्ति नहीं की और हम अंदर चले गए। मैं एक बुक स्टॉल की ओर चला गया। मैं पुस्तकों की ओर हमेशा आकर्षित हो जाता हूँ। मैंने कुछ नई किताबों में से एक उठाकर उसके पृष्ठ पलटे। जब ऐसा मैंने किया तो मैंने देखा जहां से मैंने पुस्तक उठाई थी वहां की जगह खाली हुई ही नहीं थी, क्योंकि वो पुस्तक भी एस्ट्रल बॉडी में ही उठाई गई थी। मेरे कारण पूछने पर बताया गया कि जो किताब मेरे हाथ में थी यह भी वास्तव में उस पुस्तक का सूक्ष्म स्वरूप, विचार रूप था, और उसका भौतिक रूप तो शेल्फ से हिला भर भी नहीं। यह अद्भुत अनुभूति थी। मैं उस विशाल खाली दुकान में इधर उधर घूमता रहा। शाम के इस समय यह जनता के लिए बंद हो चुकी थी और मैंने साथ वाली दुकान की घड़ी द्वारा 6 बजने के घंटे बजाए जाने की आवाज स्पष्ट सुनी। यहाँ से 6000 मील दूर से अपने भौतिक शरीर से बाहर निकलने के सिर्फ आधे घंटे में कितना कुछ घटित हो चुका था। मेरे साथियों को मेरा हर वस्तु में अपनी रुचि दिखाना बहुत अच्छा लग रहा था। चार्ल्स को खास तौर पर इस समय अपनी गाइड जैसी अद्वितीय स्थिति में बहुत आनंद आ रहा था, जैसा कि किसी को भी अपने किसी मित्र को एक नए देश में घुमाने में आता है। चार्ल्स ने कहा कि वह मुझे दिखाना चाहता है कि हवाई आक्रमणों ने लंदन को कितना नुकसान पहुंचाया है। वह मुझे कई जगह ले गया, सेंट पॉल्स में, जहां भयंकर बमों से लंदन वासियों को कितना कुछ खोना पड़ा। हमारे लिए मुख्य इमारतों के ऊपर से निकलना जरूरी था ताकि उस नुकसान को सही तरीके से देख पाते, और हमारे सूक्ष्म शरीरों के लिए यह कुछ कठिन नहीं था। एक सड़क के किनारे चलते समय चार्ल्स ने कहा, इधर देखो, और एकदम सड़क पर चलते यातायात के सागर के ऊपर हवा में तैरने लगा। मुझे भी उसके पीछे चलना मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि मैंने तुरंत ऐसा करने का विचार मन में धारण कर लिया। मैंने स्वयं को चार्ल्स के आसपास ही पाया। वह भी लंदन शहर के उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में बड़ी सहजता और गरिमा के साथ तैर रहा था। उसने कहा कि हमें अपना पुराना घर जो वारविकशायर में था उसको भी देखना चाहिए। मैंने वह घर कई सालों से नहीं देखा था। कुछ सेकंड में ही हम वहां थे। चार्ल्स हमें उधर ले गया था। मैंने पूछा, उसे इतनी आसानी से रास्ते कैसे पता चल जाते हैं, जबकि सूक्ष्म जगत में रहते तो अभी उसे बहुत कम समय हुआ था। उसने बताया कि उसने दूसरी दुनिया में बहुत से मित्र बना लिए हैं जो उसे कई विषयों पर ज्ञान देते रहते हैं। साथ ही रॉयल एयरफोर्स में ली गई उसकी पायलट की ट्रेनिंग ने भी उसे काफी कुछ सिखा दिया था। खूबसूरत वारविकशायर के देहाती क्षेत्र में बहती हुई एवन नदी को देखना बहुत सुहाना लगा। फिर जल्दी ही हम नीचे उतर आए जहां हमारा पुराना घर हुआ करता था। सब कुछ जाना पहचाना सा लगा, जबकि अनेक नए छोटे छोटे घर पड़ोस में बन गए थे। घर तो वैसा ही लग रहा था। आगे पीछे के दोनों लॉन भी लगभग वैसे ही लग रहे थे जैसे तब हुआ करते थे जब मैं और चार्ल्स अपने बचपन में खेला करते थे। पता नहीं अब वहां कौन रहता था, क्योंकि मेरे पिता की मृत्यु के बाद वह घर बेच दिया गया था, क्योंकि मेरी माँ के पास इतना पैसा नहीं था कि वह इतने बड़े घर की देखभाल पर खर्च कर पाती। मैं बड़ा बेटा था, पर मैं पूर्व में जाकर बस गया था। मैंने अंदर प्रवेश किया।
अब तक मैं समझ चुका था कि बंद दरवाजों से हमारे आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, और मैंने देखा बहुत से अनजाने लोग उन कमरों में रह रहे थे जिन्हें कभी हम बहुत प्यार करते थे। वैसे तो मेरा यह सोचना बेवकूफी है, पर मुझे सचमुच वे लोग घुसपैठिए लगे। फर्नीचर भी कुछ अलग तरह का था और घर का वातावरण भी काफी भिन्न सा था। हम वहां बहुत देर नहीं रुके, लंदन लौट आए। पिक्काडिली सर्कस के बीचों बीच जाकर खड़े होना आह्लादकारी था, जहां किसी समय फूल बेचने वाली लड़कियां होती थी, पर तब शांति काल था। वहां से इरोज की मूर्ति हटा ली गई थी ताकि वह क्षतिग्रस्त ना हो जाए। वहां काफी भीड़ थी, बसें और टैक्सियां सामान्य रूप से चल रही थी, पर एक बात जो ध्यान खींच रही थी वह थी बड़ी संख्या में यूनिफॉर्म पहने स्त्री पुरुषों का होना। जनता से ज्यादा तो वहां वर्दीधारी लोग थे। मुझे ध्यान आया कि इंग्लैंड में ना सिर्फ लड़ाई चल रही थी, बल्कि यह वह देश है जहां सभी स्वस्थ स्त्री पुरुष अपने प्रिय देश की सुरक्षा में अपना अपना योगदान देने को प्रस्तुत थे। लगभग शाम के 7 बजे का समय रहा होगा जब चार्ल्स ने कहा, अब हमें टोकेड्रो ग्रिल में डिनर कर लेना चाहिए। हम एक छोटे से कमरे में प्रविष्ट हुए। देखा वहां लगभग सभी छोटी मेजें पहले से ही भरी थी। मेरे भारतीय मित्र ने तब कहा कि तुम दोनों खाना खा लो, मुझे कुछ और काम है और मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसने मुझे विश्वास दिलाया कि चार्ल्स इन सब चीजों से मेरा परिचय कराने में सक्षम है। हमें बड़े प्रेम पूर्वक अच्छा खाना खाने की शुभकामना देकर वह वहां से चला गया। चार्ल्स ने कुछ महत्वपूर्ण बातें मुझे समझाई, जिनमें यह थी कि भौतिक जगत में जो रेस्टोरेंट बने हुए हैं, उनमें खाना खाने या कोई पेय लेते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो रेस्टोरेंट हम लोग अपनी कल्पना से निर्मित कर लेते हैं। वहां यह सब नहीं सोचना पड़ता, परंतु अगर हम असली जिंदगी के रेस्टोरेंट में जाकर एक खाली टेबल पर बैठ जाते हैं तो मुश्किल हो सकती है। जो लोग वहां आएंगे उन्हें हम तो नजर ही नहीं आएंगे, वे वहीं बैठना चाहेंगे। वे लोग जब वहां बैठेंगे तो उन्हें हमारे वहां उपस्थित होने का कुछ पता नहीं चलेगा, पर हमें वैसा लगेगा जैसा तब लगा था जब हम भीड़ के बीच में चलते हुए लोगों के शरीरों से आर पार निकल रहे थे। जब कोई भौतिक शरीरधारी व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठता है जिस पर तुम्हारा सूक्ष्म शरीर पहले से मौजूद है, तो उन्हें कुछ तो अनुभव होगा। यह ठीक है कि कुछ बुरी अनुभूति तो नहीं होती, पर बहुत अच्छी भी नहीं होती। इसे बचाया जा सकता है। क्यों ना हम अपनी पार्टी के लिए एक अलग टेबल की ऐसी जगह पर कल्पना करें जहां वास्तव में कोई मेज है ही नहीं। उसने ऐसा ही किया। उस छोटे कमरे में एक मेज उपस्थित कर दी और मुझे बैठने को कहा। उसने बताया कि वह अपनी कल्पना से एक वेटर भी उपस्थित कर देगा जो शेष वेटरों की तरह हमें काम करता नजर आएगा। अन्य लोग उसे नहीं देख पाएंगे। उसने ऐसा किया और मैंने देखा कि एक वेटर हमारी मेज की तरफ चला आ रहा है। उसने आकर पूछा, हम क्या पियेंगे? बिल्कुल उसी तरह जैसे वह तब पूछता अगर हम भौतिक जगत के साधारण लोग होते। चार्ल्स ने ड्राई शैरी, विस्की और सोडा का ऑर्डर किया और मुझे यह भी बताया कि यहाँ उस प्रतिबंध का कोई काम नहीं था जो मुझ पर 2 दिन के लिए लगाया गया था। मुझे मेरा और चार्ल्स को उसका ड्रिंक दे दिया गया और मुझे अपने पेय का बिल्कुल वैसा ही स्वाद लगा जैसा मैंने सोचा था। मुझे बताया गया कि अगर मैंने जीवन काल में पहले विस्की न पी होती तो मुझे सूक्ष्म जगत में भी उसके स्वाद का आनंद न आता, जबकि यहाँ के उस पेय में मुझे लगता है कि यह विस्की ही है। चार्ल्स ने बताया कि एक दिन जब मेरे भारतीय मित्र ने उसे ये बातें समझाई थी तो उससे पेय लेने को कहा था। उसने पानी के गिलास का ऑर्डर किया और चार्ल्स को बताया था कि उसके लिए शहरी विस्की और वोडका का ऑर्डर देना व्यर्थ होगा, क्योंकि उसने पहले कभी इन्हें चखा नहीं, इसलिए वह उनके स्वाद की कल्पना ही नहीं कर पाएगा। जो काम नहीं किया उसकी कल्पना नहीं कर पाएगा, ये बात बता रहे हैं टेस्ट के मामले में।
और सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। सिगरेट के साथ भी सेम यही बात है। मेरा भारतीय मित्र तो सिगरेट नहीं पीता, उसे सूक्ष्म स्तर पर वह दी भी जाए तो वह मना कर देता है, क्योंकि वह नहीं जानता कि सिगरेट पीने से मिलने वाला आनंद कैसा है। इसलिए वह इसके वैचारिक रूप की कल्पना नहीं कर सकता और नहीं जानता है कि कश खींचना और कश छोड़ना कैसा आनंद देता है। ये बातें मुझे तर्क संगत लगी और मुझे इस बात से खुशी हुई कि मुझे सिगरेट पीने और शराब पीने दोनों का ही अनुभव है और मुझे दोनों में ही आनंद आता है। हमने अपने अपने ड्रिंक पिए और लोगों को देखते भी रहे। हमें लोगों की बातचीत की भनक भी सुनाई पड़ती रही। इससे यह बात भी प्रमाणित हुई कि प्रत्येक भौतिक आवाज की एक सूक्ष्म प्रतिध्वनि भी होती है जो केवल वे लोग सुन सकते हैं जो सूक्ष्म शरीर में हैं। लगातार आते जाते विविध लोगों को देखते देखते शायद मुझे यह ख्याल भी ना आता कि इस समय इंग्लैंड युद्ध में व्यस्त है, क्योंकि सभी लोग जीवन का आनंद ले रहे थे। बातचीत हो रही थी, हंसी मजाक भी चल रहा था। तभी एक व्यक्ति वायुसेना की वर्दी पहने हुए आया। चार्ल्स ने उसे आवाज लगाकर बुलाया और दोनों बड़े जोश के साथ मिले। चार्ल्स उसे मेज पर ले आया और रॉय चैपमैन नाम से उस पायलट का मुझसे परिचय कराया। कुछ समय पहले वह भी युद्ध में मारा जा चुका था। वह बहुत अच्छा था। मैंने उससे पूछा कि सूक्ष्म जगत के वातावरण में रहना कैसा लगता है, और तो उसने कहा अच्छा है, परंतु कुछ समय बाद हम उससे उकता जाते हैं। शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, बिना कीमत चुकाए तुम्हें अपनी पसंद की हर चीज मिलती है। यह सब भी पुराना लगने लगता है। मेरा तो मन करता है कि मेरी पुरानी स्क्वाड्रन के साथ होता। मैंने सोचा यह तो एक अनोखा अवसर है बहुत कुछ नया जानने का। मैंने उससे पूछा कि सारा समय कैसे बिताते हो, तो उसने कहा जैसा मेरी अंतरात्मा मुझसे करने को कहती है वही करता रहता हूँ। इस समय तो वह एक लड़की की प्रतीक्षा कर रहा था जिससे वह जानता था और आज उसके साथ खाना खाने वाला था। मैंने पूछा वह लड़की जीवित है या मृत, तो उसने कहा निश्चय ही मृत है, पर यह पुरानी शब्दावली छोड़ो। जीवित लोगों के साथ तो घूमना बेकार है। जब तुम कुछ अच्छा कर रहे होते हो तभी उन्हें अपने शरीर में वापस लौटना होता है। उसकी उस महिला मित्र के वहां पहुंचने से पहले जो थोड़ा वक्त था, उससे मैंने उसे यह जाना कि वह पहले ही कई प्रकार के खेल खेल चुका है और अब उनसे बोर भी हो गया है। उदाहरण के लिए गोल्फ खेलना बिल्कुल बेकार है। आपको तो केवल कल्पना करनी है, बर्डी या ईगल कुछ भी ओ वह साकार हो जाता है। प्रतिद्वंदिता नाम की कोई चीज है ही नहीं, और अपने प्रतिद्वंदी को पराजित करने के लिए आपको तो सिर्फ विचार रूपी बनाना है और वह सचमुच हो जाएगा। बिलियर्ड्स में भी यही है, आप जब चाहो जीत जाओ, फिर कोशिश करने का तो आनंद ही समाप्त हो गया। चांस और मौका मिलने का आनंद भी नहीं रहता। किसी भी खेल में महारत का तो अर्थ ही समाप्त हो गया। मैंने सुनकर सोचा कि मेरा भारतीय मित्र ठीक कहता था कि सूक्ष्म जगत पर जीवन उबा देने वाला होता है उन लोगों के लिए जिनके शौक भौतिक जीवन में मिलने वाले वातावरण या स्थितियों पर आधारित होते हैं। मैंने रॉय से पूछा कि क्या उसे जीवन काल में संगीत या किसी भी कला रूप से लगाव था। उसने कहा नहीं, कभी कभार संगीत सुनना या नृत्य करना उसका शौक था, पर वह कभी इस बारे में गंभीर नहीं था। मुझे लगा कि अपने मित्रों से मिलने जुलने के बाद जब वह थक जाएगा तथा भौतिक जीवन से मिलते जुलते जीवन को जीकर उकता जाएगा तो निश्चय ही कोई और चीज उसे आकर्षित करेगी, अन्यथा जीवन बहुत उकता देने वाला हो जाएगा। तभी उसकी मित्र आ गई। उसे स्वागत करना अच्छा आता था। वह सुंदर थी, वह बहुत सुंदर, और दोनों की जोड़ी बहुत भली लग रही थी जब वे सीढ़ियां उतरते हुए ग्रिल रूम की तरफ एक साथ जा रहे थे। शायद उन्हें डिनर लेना था। मैंने चार्ल्स को बताया कि मैं उससे उसके सूक्ष्म जगत के अनुभवों के बारे में पूछना चाहता था, पर उसने कहा कि शायद वह इस विषय पर अधिक बात करना पसंद न करे। शायद हम में से कोई भी ऐसा नहीं करता। मैं पूछना चाहता था ऐसा क्यों है, पर उस समय यह पूछना मुझे अच्छा नहीं लगा।
फिर हम भी नीचे ग्रिल रूम में चले गए और हमने एक कोने में एक जगह ढूंढी जहां कोई मेज नहीं लगी हुई थी। चार्ल्स ने अपनी कल्पना से मेज लगाई। एक वेटर आया, उसने हमसे पूछा हम क्या लेंगे। चार्ल्स ने मुझसे कहा कि मैं अपनी पसंद की कोई भी चीज मंगवा लूं, पर सच तो यह है कि मुझे भूख थी ही नहीं। पर इस अद्भुत अनुभव को पाने के लिए मैंने अपना ऑर्डर दे दिया। चार्ल्स ने भी अपनी पसंद की चीजें ऑर्डर कर दी। उसने शैम्ट्रिन 1933 मंगवाई। मैंने उससे पूछा क्या इस युद्ध काल में भी ये चीजें मिल जाएंगी। उसने कहा कि वह यह तो नहीं जानता, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ तो कुछ भी चाहो मिल सकता है, चाहे वह भौतिक जगत में मिलता हो या ना। मुझे खाने में आनंद आया, बिल्कुल वैसा ही पका हुआ खाना जैसा मैंने कल्पना की थी। मुझे तो यह बैठक हमेशा के लिए याद रहेगी चार्ल्स के साथ, और वह भी बढ़िया खाना, लोग भी बिल्कुल लगभग वैसे जैसे कभी संध्या समय ऐसे स्थानों पर हो सकते हैं। तभी एकाएक मुझे अपना एक पुराना मित्र नजर आया जिससे मैं कई सालों से नहीं मिला था। अंतिम बार मैं उसे 1935 में जहाज में मिला था, जब मैं अपनी छुट्टी बिताने के बाद सिलोन जा रहा था। और वह मलाया। मैं टहलता हुआ उसके पास गया। चार्ल्स वहीं मेज पर बैठा रहा। मेरा मित्र अपने अन्य 3 साथियों के साथ मौज कर रहा था। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पर उसने जरा भी ध्यान नहीं दिया। वह अपनी कहानी जारी रखे हुए था। मैं उसकी बात सुन सकता था, उसके साथी उसकी बात सुनकर लोटपोट हुए जा रहे थे। मुझे लगा उसे अपनी ओर आकर्षित कर पाना असंभव था। निराश होकर मैं अपनी मेज पर वापस आ गया। मेरी बेचैनी देखकर चार्ल्स को बहुत मजा आ रहा था। मैंने कहा, मुझे कैसे पता लगता कि वह असली है या नहीं। चार्ल्स ने कहा, इस असली नकली के प्रयोग पर ही तो मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। फिर उसने बताया कि शुरू में तो यह पहचान कर पाना मुश्किल है, पर फर्क तो होता है। हमने जिस सूक्ष्म शरीर को देखा था वह जिस व्यक्ति का था, उसने अभी भौतिक शरीर भी रखा हुआ है। सूक्ष्म जगत के स्थायी निवासी के शरीर की रूपरेखा ज्यादा स्पष्ट होती है। एक और अंतर है, वह रेशमी धागा जो स्थायी और अस्थायी निवासियों के साथ जुड़ा रहता है, जिसे सिल्वर कोड कहा जाता है। अस्थायी निवासी बहुत ज्यादा जीवंत नहीं लगते। वह रेशमी धागा भी आसानी से दिखाई नहीं देता। उसने मुझसे कहा कि रॉय चैपमैन तथा अन्य लोग जो वहां हैं, उनसे अगर मैं तुलना करूं तो पता लगेगा कि रॉय के शरीर की रूपरेखा स्पष्ट और जीवंत है, जबकि बाकी लोगों की नहीं। शायद इसका एक कारण यह हो कि जब सूक्ष्म शरीर एक स्थायी वाहन के रूप में प्रयोग होता है तो उसके शरीर में निवास करने वाली आत्मा का दोहरा अस्तित्व नहीं होता, जैसा कि भौतिक स्तर पर रहने के समय होता है। हमारा डिनर समाप्त हुआ। मैंने अपनी ब्रांडी पीकर खत्म की। अभी एक कैबरे प्रोग्राम होने वाला था। मैंने देखा कि लड़ाई के समय जब भी लोगों को वक्त मिलता है तो वे अपने दिमाग का बोझ कम करना चाहते हैं। हालांकि इस जगह पर लड़ाई का कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा था, परंतु उनके मौज मनाने के पीछे की भावना इस दबाव की वजह से ही थी जो लोग वहां उपस्थित थे। सब जानते थे कि उनका भविष्य असुरक्षित है। किसी भी समय उनके या उनके प्रियजन के साथ कुछ भी हो सकता है। कुछ लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर कैबरे डांस कर रही थी और इस दौरान वे खाना खाने वालों की मेजों के बीच दिखने वाली जगह के छोटे से हिस्से का इस्तेमाल कर रही थी। हमारी यह सूक्ष्म मेज भी उसी जगह के बीच आ गई और मुझे फिर से वैसी ही अजीब सी अनुभूति हुई जैसी तब हुई थी जब हम भौतिक शरीरधारी लोगों के बीच से निकले थे और हमारे सूक्ष्म शरीर को कुछ अजीब सा लगा था। कैबरे के बाद चार्ल्स ने मुझे एक छोटे से नाइट क्लब में चलने को कहा, जिसका वह जीवन काल में एक सदस्य था। पता नहीं वह यह क्लब कहाँ था स्थित था, इतना जरूर मालूम है कि एक लिसिस्टर स्क्वायर और सोहो के बीच में कहीं है। जो सब प्रक्रिया ट्रोकेडो में अपनाई गई थी वह यहाँ भी दोहराई गई। एक टेबल लगाई गई, ड्रिंक्स मंगाए गए, वेटर भी आया और शायद यह सब भी मेरे भाई की कल्पना के द्वारा हुआ।
इंग्लैंड की घड़ी के हिसाब से 10 बजे का वक्त रहा होगा जब अचानक सारा वातावरण बदल गया। पहले कोई सूचना नहीं थी। नाइट क्लब में काफी भीड़ थी। सेनाओं के सदस्य भी थे, सिविलियन भी थे। एकाएक शत्रु द्वारा हवाई हमले की सूचना देने वाले सायरन बज उठे। यह देखना बहुत रोचक था। किस तरह सब लोग बड़े व्यवस्थित तरीके से हिले, बिना डरे घबराए हुए। सभी लोग उन सुरक्षित स्थानों पर चले गए जो अजीब सी जगहों पर बनी थी। हवाई हमलों की स्थिति में लंदन वासियों को बचाने में सुरंगों ने भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। हम क्लब से बाहर चले गए और पिकैडली की ओर चले गए। तब तक अंधेरा हो चुका था और हमारे लिए वही सलेटी नीली रोशनी अब भी थी जो सिलोन से हमारे चलते वक्त थी। बमों के गिरने की आवाजें सुनाई पड़ रही थी और हर पल गोलियों के चलने की आवाज भी हवा में गूंज रही थी। फिर कुछ पल के लिए शांति हो गई और फिर एक स्वदेशी स्क्वाड्रन के लड़ाकू विमान की दहाड़ सुनाई दी। इसी समय मैंने देखा कि मेरा भारतीय मित्र फिर से हमारे साथ आ गया था। उसने कहा, हमें चलकर देखना चाहिए, शायद हम किसी की मदद कर सके। मैं समझा नहीं वह क्या कहना चाह रहा था, फिर भी कुछ समझ रहा था। हम तुरंत इमारतों से नीचे ऊंचे पहुंच गए और लंदन के आकाश में मंडराने लगे। शत्रु के लड़ाकू विमान और इंग्लैंड के लड़ाकू विमान हमारे चारों ओर थे और यह चार्ल्स कहाँ गया? मुझे लगा कहीं वह हमसे अलग तो नहीं हो गया। जब मैंने इस बारे में बात की तो पता लगा कि वह विमानों द्वारा बम गिराए जाने के समय अक्सर गायब हो जाता है। शायद गोली लगकर अपने मरने की दुर्घटना की स्मृति अभी उसके मन में बहुत साफ थी। वह शायद हमें थोड़ी देर तक मिल पाएगा, मेरे भारतीय मित्र ने बताया, परंतु वास्तव में उसके बाद वह हमें दिखा ही नहीं। बमों तथा मशीन गनों के चलने की आवाजें लगातार आ रही थी और हम चारों ओर धधकती आग के ऊपर आकाश में विचर रहे थे। मुझे पहली बार लड़ाकू विमान के पायलट की जिंदगी का अनुभव हुआ और मैं समझ पाया कि कई बार उनसे गैर जिम्मेदारियों के काम क्यों हो जाते हैं। उनके ऊपर इतना भारी मानसिक दबाव होता है कि उन्हें खुद नहीं मालूम वे कैसे उसका मुकाबला करते हैं। आज मुझे समझ आया कि वे क्यों इस बात में विश्वास करते हैं, खाओ पियो और मौज करो, क्योंकि उन्हें नहीं पता कल उनके साथ क्या होने वाला है। उन्हें हम इस बात का दोष क्यों दें? अगर वे थोड़े समय के लिए मौका पाते हैं तो हर तरह से अपने को तनाव मुक्त रखने की कोशिश करते हैं। क्या उन्हें मौज मनाने की आजादी नहीं है? मेरा भारतीय मित्र एक लड़ाकू विमान के पीछे लग गया जो जबरदस्त लड़ाई स्थल की तरफ ही जा रहा था। लगता था शायद उसे पता था क्या होने वाला है। कुछ ही क्षण बाद मशीन गन से लगातार गोले बरसने लगे और यह विमान धरती की ओर गिरने लगा। हम भी उसी तेज गति से जहाज की तरफ बढ़ गए जो अब घूमता घूमता नीचे गिर गया था। उसके इंजन में आग लग गई जिसने पूरे विमान को घेर लिया और जोर का धमाका हुआ। जहाज धरती पर आ गिरा। पायलट बाहर आ गिरा और उस अभागे के लिए कुछ भी नहीं किया जा सका। अब तुम देखोगे कि जानकार किस तरह किसी की मदद कर सकते हैं, मेरे मित्र ने कहा। जैसे ही हम जमीन पर उतरे हमने देखा कि उस पायलट का शरीर पूरी तरह जल चुका था। उसे पहचानना भी मुश्किल था, परंतु अपने सूक्ष्म शरीर में वह व्यक्ति जमीन पर अपने ही शरीर के पास खड़ा था, डरा हुआ और लाचार। मेरे इस गाइड ने जब उसके पास जाकर कुछ कहा तो लगा वह कुछ भी सुन नहीं पाया और उसने इधर उधर ध्यान भी नहीं दिया। मैंने देखा वह एक सघन तत्व का चोगा अपने उस सूक्ष्म तत्व के चारों ओर लपेट रहा है जो हमारे सामने खड़ा था। ऐसा लगा जैसे कोई स्थूल लचीला पदार्थ उस वायवी शरीर के चारों ओर लिपट गया है। कुछ क्षणों ने सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई छाया धरती पर पड़े उस भौतिक शरीर से निकली और उसके पास खड़े व्यक्ति की तरफ खींचती चली गई। मुझे बाद में बताया गया कि हुआ भी ऐसा ही था।
मुझे यह स्पष्टीकरण दिया गया कि वह वायवी छाया जो मृत्यु के समय शरीर से बाहर फेंक दी जाती है, बाहर निकलकर सूक्ष्म शरीर के चारों ओर लिपट जाती है ताकि उसका कोई न कोई रूप अभी बना रहे, क्योंकि भौतिक शरीर के मरण के साथ ही उसका भी मरण हो जाता है, क्योंकि वह उसी का एक अंश है। मेरे भारतीय मित्र ने पूरी कोशिश की कि वह उस व्यक्ति के उस डर को दूर कर दे। मैंने उसे यह कहते हुए सुना कि उसे डरने की कोई बात नहीं है, जल्दी ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। वह लड़का अभी छोटा ही था, अभी भी भौतिक स्तर पर अपने चारों ओर घटित होने वाली बहुत सी क्रियाओं से अत्यधिक प्रभावित था। उसने देखा एम्बुलेंस गाड़ी के कर्मचारी पहले आग बुझाने में लगे थे जिसने सारे जहाज को राख कर दिया था। फिर उन्होंने उसके शरीर को उठाया और बड़े सम्मान पूर्वक उसे एम्बुलेंस की ओर ले जाने लगे। मैंने देखा वह लड़का बमों के फटने की आवाज से अब भी बार बार सिकुड़ रहा था, क्योंकि यह सब समीप ही हो रहा था। वह अपने शरीर के पीछे पीछे जाना चाहता था, पर मेरे मित्र ने उसे रोका। बहुत संयत स्वर में उसने उसे समझाया कि उसकी सब तकलीफें अब समाप्त हो चुकी हैं। सूक्ष्म जगत के कुछ स्थायी निवासी जो वहां मौजूद थे और एम्बुलेंस कर्मचारियों से बिल्कुल भिन्न दिखाई पड़ रहे थे तथा भौतिक स्तर पर मदद कर रहे थे, हमारे पास आए और पूछा वे क्या मदद कर सकते हैं। मेरे मित्र ने उन्हें और लोगों की मदद के लिए जाने को कहा, और क्योंकि यहाँ तो हम देख ही रहे थे। एंड करें, आज के लिए काफी हो गया। तो 4 6 6-7 पेज हैं, ये कल पढ़ेंगे। अध्याय 5 तभी स्टार्ट होगा हमारा। तो आज हमारा पेज नंबर 35 का एक पैरा हो गया है, बाकी कल पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे क्योंकि ये काफी बड़ा है। ठीक है, हाँ, समझ आ रहा है क्या क्या होता है हमारे साथ मृत्यु के बाद। कितनी मजेदार लग रही है स्टोरी कि खुद को अगर अनुभव करना हो तो कैसा लग रहा है, और क्या क्या सोचते हैं जब व्यक्ति हमारी लाइफ से चला जाता है। हमें हमारे अंदर कितने दुख भरे विचार और क्या क्या भगवान के प्रति, जबकि ये सब कुछ कितना सिस्टमैटिकली साइंटिफिकली चल रहा होता है। यस, कोई कुछ बोलना चाहता है? मैडम है हाँ जी। वो सूक्ष्म शरीर लेकर घूमा था सारे का। हाँ, क्योंकि उसके भाई की मृत्यु हो गई थी तो वो बार बार भगवान से प्रश्न कर रहा था ये सब क्यों हुआ। तो भगवान ने उसको जिंदा रहते हुए भौतिक शरीर में किसी गुरु को भेजा और उन्होंने उसको सारे शरीर के बारे में सब कुछ समझाया और फिर उसको ये लाइव एक्सपीरियंस दिया भौतिक शरीर में। तो वो उस सूक्ष्म शरीर के साथ देख रहा था सब कुछ कैसे हो रहा है। अच्छा, थैंक यू मैडम। हम सुन रही थी ना। हम सब भी घूम सकते हैं। हाँ जी, हम सब भी घूम सकते हैं। हाँ जी। घूमेंगे क्या पता लगेगा उस टाइम हम घूम रहे हैं हाँ, कि ना। पता चलेगा ना। इसी विचार के साथ जाएं कि मैं जितना भी बाहर निकलूं, जहां भी जाऊं, जिससे भी बात करूं, जो भी अनुभव हो वो मुझे मेरे दिमाग में पूरी तरह से याद रहे। हाँ जी। ये बात बोल के अगर हम एस्ट्रल ट्रेवल की तरफ जाते हैं तो एस्ट्रल ट्रेवल की चीजें याद रहती हैं। हाँ जी। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहता है? मैम जो हमें चलो तुम बात करो। जो एस्ट्रल बॉडी होती है उसको भी बताना पड़ता है, जैसे इसने बोला कि उसको मतलब कि उसको भी गाइडेंस खुद बताने पड़ते हैं रास्ते वगैरह, जैसे जैसे उसमें वहां वो बोल रहा है। जाके वो तो पायलट था ना, तो उन चीजों को जल्दी सीख लेता था। वहां पे भी जैसे हमको सिखाने वाले, इन चीजों की गाइड करने वाले कि कैसे आप रास्तों की तरफ जाओगे।
दिशाएं तो सारी रहेंगी ना। अब आप सूक्ष्म शरीर में ऊपर हो, आपको किसी भी तरफ जाना है तो वो आपको देखना तो पड़ेगा ना कि किस तरफ आपको जा रहे हो आप। नहीं, तो वो तो वो आफ्टर चीजें डेथ हो गया आपको ना। नहीं, वो ज्ञान आप जब वही थॉट से और सीखना भी पड़ता है वहां पे। जो ये कहानी बता रही है उसमें ये चीज बताई है कि चार्ल्स को वहां कुछ अलग अलग उसके मित्र बनाए थे उसने, जिन्होंने इन सब चीजों का ज्ञान दिया था, और कुछ उसको पायलट था इस वजह से पता चला था। जो इसमें आया है वो ये बता रहा है। हाँ, वही वो इसमें तो यही बताया है, लेकिन वही तो मैं कह रही हूँ, जैसे अपन जिंदा है, जो जिंदा है भौतिक शरीर में है, वो एस्ट्रल ट्रेवल करता है, तो वो कहाँ से ट्रेनिंग लेगा? वो ट्रेनिंग नहीं, अकेले नहीं जाते। हम जब भी जाते हैं तो हमारे जो हायर सेल्फ या स्पिरिट गाइड हमारे साथ होते हैं, वो हमें गाइड करते हैं। मैं यही पूछना आपने चाह रही थी देखा कि होगा कि यहाँ ये भी गया है तो वहां पे वही गाइड जो इसको घर पे सब गाइड करने आया था, वहां पे भी उसको सब चीजों पे गाइड कर रहा था। और जब भी हम जाते हैं तो हम अपने स्पिरिट गाइड, अपने गुरु, वो जो एनर्जीज होती हैं हमारे साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती हैं। या फिर हमारा कोई फैमिली फ्रेंड जिससे हम बहुत क्लोज हैं और हम बहुत ईगर हैं उससे मिलने के लिए, जैसे कि वो चार्ल्स से मिलने के लिए ईगर था तो वहां चार्ल्स उसको हेल्प कर रहा था, गाइड कर रहा था। ऐसे ही कोई भी अपने किसी फैमिली फ्रेंड को, क्लोज को, और किसी गुरु को, किसी स्पिरिट गाइड को, जो भी हम जिसको भी हम मतलब अपने माइंड में, उसने पूरी तरह से चार्ल्स की वजह से ही तो उसने ये सारा ज्ञान पाया था ना, जो उसका भाई डेथ हुई थी जिसकी, तो उसके माइंड में तो वही सब कुछ था, इसीलिए उसको वहां चार्ल्स ने ही सारा गाइड किया, और उन फ्रेंड ने गाइड किया जिसने फिजिकल बॉडी में आकर उसको गाइड किया। तो एज इट इज जब हम जाते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं अपना एक मोटिव बनाना होता है कि हम क्यों जा रहे हैं, हम किससे मिलना चाहते हैं, हमारा क्या पर्पस है एस्ट्रल ट्रेवल जाने का। जब भी एस्ट्रल ट्रेवल पे जाया जाता है तो अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। ओके, यस, वो लक्ष्य के अनुसार ही हमारे जो गाइड होते हैं वो हमारे साथ आ जाते हैं। थैंक यू मैम। हम्म, यस। मैम, ये जो हाँ, सपना दिखता है तो ये क्या चीज है? ये भी जो एस्ट्रल ट्रेवल ही है। ये अनकॉन्शियसली है, वो कॉन्शियसली है, फर्क सिर्फ इतना है। जब आप ध्यान में बैठ के एस्ट्रल ट्रेवल में जा रहे हो तो आप कॉन्शियसली जा रहे हो, और आप जब ड्रीम्स में जा रहे हो तो आप अनकॉन्शियसली जा रहे हो। ओके। और मैम जैसे मैम कहते हैं ना आपने कि किया ये हुआ है एस्ट्रल ट्रेवल? हाँ, एक बार QLU में किया है मैंने, अच्छा। पर मैं QLU तो के ही एक बेंच तक गई हूँ, और वहीं तक मेरे हायर सेल्फ के साथ बैठकर मैंने बातें की हैं। मुझे बातें नहीं पता, बस मतलब एक मतलब ना, वो भी फीमेल ही थी, जो मेरी हायर अच्छा। सेल्फ थी वो भी फीमेल ही थी। तो उसके साथ बैठ के मैंने बहुत बातें की हैं, और मतलब एक बहुत क्लोज प्यार की अनुभूति जो होती है ना, वो मुझे उस टाइम पे हुई थी। और पहले एक पल के लिए तो मुझे ऐसे लगा, क्योंकि जब हम रेलवे स्टेशन पे होते हैं तो गाड़ी के अंदर से जब हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो जो बाहर प्लेटफॉर्म पे रखी चेयर्स होती है ना, तो एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी विंडो से बाहर देख रही हूँ। फिर बाद में मुझे पता चला कि जब मैं एस्ट्रल ट्रैवल करके बाहर आ गई, और फिर जब मैंने QLU की चेयर्स पे नजर मारी तो मुझे पता चला कि अरे ये तो वही चेयर थी जो मुझे एस्ट्रल ट्रैवल के समय दिखी थी। दैट मीन्स मुझे वो खिड़की की तरह दिख रहा था। पहले मुझे ऐसा लगा कि मैं प्लेटफॉर्म पे मतलब एस्ट्रल ट्रैवल करके आई हूँ, पर बाद में मुझे पता चला मैंने QLU की जो चेयर है वहीं तक जाके, क्योंकि हमारा जो मैत्री हॉल था, मैत्री हॉल के बाहर ही वो 2 चेयर थी, और उसके साइड पे एक पिरामिड है, पिरामिड के बाहर 2 चेयर, मतलब 3-4 चेयर थी। तो जो पिरामिड के बाहर वाली चेयर थी ना, मुझे बाद में पता चला कि मैंने वहां पे बैठ के अपने हार्सल के साथ बात की। यस, और कोई क्वेश्चन?
मैम हायर सेल तो आप खुद ही दिखती होंगी आपको, अपने आप को ही। मेरे को चेहरा नहीं दिखा, बस ये पता चला कि क्योंकि कई कुछ भी हो सकता है आपके साथ, जरूरी नहीं कि आपको चेहरा दिखे। ओके। ठीक है, तो मुझे चेहरा नहीं दिखा, बस मुझे ये पता चला कि कोई फीमेल पर्सनैलिटी मेरे साथ है। ओके। और ये जो मैं आपको कह रही थी, एक्चुअली हायर सेल्फ हम ही होते हैं, पर हमें वो किसी भी स्वरूप में दिख सकता है। वो हमें मेल के स्वरूप में, वो हमें गुरु के स्वरूप में, वो हमें किसी भगवान के स्वरूप में, हमारी जिसमें श्रद्धा होती है उसी स्वरूप में वो हमें दिखता है, पर होते हम ही हैं। ओके। यस, मैंने इसीलिए बताया हायर सेल्फ होते हम ही हैं, पर हमारी जो विश्वास और हमारी श्रद्धा के अनुसार हमें उसी स्वरूप में वो दिखते हैं। जैसे कि गुरमीत को एक उस स्वरूप में दिखे। नो मैम, बट मैं हम तो वो डालते ही नहीं किरपान और वो मेरे कहीं ना कहीं आपकी सोल उस चीज पे विश्वास करती है, आपको उस चीज का नहीं पता, तभी हायर सेल्फ का स्वरूप आपको वो दिखा है। पता नहीं, क्योंकि मैं तो मतलब कि हम तो ऐसे डालते नहीं है, हम जैसे नामधारी हैं, तो मैं तो अपने गुरु पहली बात मैं सोच के भी नहीं बैठी थी कि मेरे गुरु आएंगे, मुझे पता ही नहीं था। तभी तो मैं सरप्राइज हो गई थी कि ये सिख में ही क्यों आए हैं। मैं क्योंकि अगर मैं ऐसे सोच के बैठूंगी मेरे गुरु आए तो उनको आना चाहिए ना, मैंने सोचा ही नहीं था कुछ भी, मुझे पता ही नहीं था। मैं तो ये सोच के बैठी थी मेरे को एक इंट्यूशन आएगी और वो बताएगी कि ये आपको करना है। तो ये तो तभी तो मैं सरप्राइज हो गई थी कि ये क्या है, कि बाकी पता नहीं। क्योंकि हमारा एक्चुअली जो होता है वो हमारा जो स्वरूप होता है हमें दिखता उसी स्वरूप में है। आप किस स्वरूप में देखने को रेडी रहते हो, आप कहाँ एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो, वो चीज भी मैटर करती है। वहां पे आपकी श्रद्धा कहाँ पे है, आपका जो विश्वास है ना, वहां तक वो चला जाता है। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? आज कोशिश करेंगे इवनिंग में सब ज्वाइन करें, एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे। बाकी मैं कंफर्म नहीं कह सकती क्या एनर्जी होती है उस टाइम पे क्योंकि मैं प्लान कभी नहीं कर सकती। मैम रात को क्लास करोगे फिर सुबह 5 बजे भी करोगे? मैम रात वाला तो जो करेंगे वो नवरात्रि मेडिटेशन होगा, इवनिंग में जो हमारा रूटीन में होता है वही होगा। मॉर्निंग मेडिटेशन में कुछ और ऐड ऑन कर रही हूँ, जिसमें हम सूर्य की ऊर्जाएं, हनुमान की ऊर्जाएं, और उसके तो फिर साथ हमारी वो हमने 4 दिन चंपा का करना वो अब है। आपको चॉइस देखना है वो चॉइस आपके पास है। मैं 3 नहीं चीजों को मैम, ऐड कर रही हूँ, क्योंकि वो भी बहुत मॉर्निंग में भी जरूरी है। ये जो टाइम चल रहा है, ये वाला जो वीक है, बहुत हाई एनर्जीज है। मेरे आप सिंपल मेडिटेशन करवा लेना ना। नहीं, वो एक्चुअली मॉर्निंग टाइम में जो है वो चीजें ज्यादा इफेक्टिव रहती हैं। जो आदित्य हृदय स्त्रोत मैंने लेना है, वो उदय होते टाइम पे अगर हम कर रहे हैं, उसकी ऊर्जाएं जो हम लेंगे, और सूर्य की हमारी जो अग्नि है वो हमारे हर तत्व में एक अलग फायर का काम करेगी, जिससे कि हमारी स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ भी जल्दी होती है और हम हायर लेवल पे ग्रोथ कर पाते हैं। तो हनुमान जी के साथ और हनुमान कवच के साथ भी जुड़ेंगे हम इसी में, आदित्य हृदय स्तोत्र और शिव तांडव, ये 3 चीजें ऐड करने वाली हूँ। चलो आपकी मर्जी है भाई। मॉर्निंग में मैं कई दिन से सोच रही थी, बट अब आज का दिन जो है मुझे जैसे सुबह वो चीज माइंड में नहीं आई, बाद में वो मैसेज में आई है तीनों चीजें, मैं ले रही हूँ फिर। ठीक है, ओके, थैंक यू, लव यू। लव यू।